हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक और मोरल स्टोरी लेकर। और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़कर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस, इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि समय पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताते हुए और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताकर आपको इंग्लिश स्टोरी पढ़ना सिखाऊंगा। और इसके अलावा हम इंप्रूव करेंगे अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को। तो गाइस, बिना देरी के अब हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टोरी का टाइटल देखते हैं, ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू यानी सच्ची और फ्रेंडशिप दोस्ती, तो इसका मतलब हुआ सच्ची दोस्ती। तो गाइस, इस स्टोरी में हम सीखने वाले हैं ट्रू फ्रेंडशिप यानी सच्ची दोस्ती क्या होती है, व्हाट इज ट्रू फ्रेंडशिप। तो गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो इंग्लिश के लेवल पर, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ इन दोनों वर्ड्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यहाँ जो फ्रेंडशिप है वो आपका एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। किस तरह से? फ्रेंड प्लस शिप, ये दो वर्ड से मिलकर बना है फ्रेंडशिप। शिप का मतलब ऐसे जहाज होता है जो कि एक नाउन होता है, और फ्रेंड एक दोस्त होता है जो कि एक नाउन होता है। यानी कि यहाँ पर नाउन प्लस नाउन, दो नाउन की मिलने से एक नाउन बना है। तो इस तरह से ये आपका एक कंपाउंड नाउन भी होता है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड होता है और फ्रेंडशिप, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्रेंड जो है वो आपका एक कॉमन नाउन होता है, और फ्रेंडशिप एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम नहीं देख सकते। यानी दोस्ती जो होती है वो हमें दिखती नहीं है, बल्कि हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंडशिप एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ट्रू इसके बारे में आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्वालिफाई कर रहा है इसको। कैसी दोस्ती? ट्रू फ्रेंडशिप यानी सच्ची दोस्ती। तो कोई भी वर्ड जो किसी भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, और इसका यूज नाउन के पहले किया जाता है और वर्ब के बाद में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नाउन के जस्ट पहले आया है। तो इस तरह से ये आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो गाइज, शुरू करते हैं। इन अ जंगल near a lake, a tortoise, a woodpecker, and a deer lived as close friends। तो क्या मतलब हुआ, देखते हैं। इन यानी में, आ जंगल, एक जंगल में। तो ये आपका पूरा जो पार्ट है, एक जंगल में, नियर यानी पास में, आ लेक झील के, यानी इतना जो पार्ट है ये है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्योंकि कोई भी ऐसा फ्रेज जो किसी भी स्थान की जानकारी दे तो वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इन अ जंगल नियर अ लेक यानी एक झील के पास, एक जंगल में। अब दोनों यानी जंगल और लेक दोनों के पहले आ का यूज किया है, जो कि एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, जो हमें ये बताता है कि किसी जंगल की बात हो रही है और किसी झील की बात हो रही है। कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है ये, यानी एक झील के पास, एक जंगल में। यहाँ पर जो नियर है वो आपका एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का काम होता है दो नाउन के बीच में रिलेशन को शो करना। क्या था? आ टर्टस एक कछुआ, अ वुडपेकर एक कठफोड़वा, एक पक्षी होता है जिसको हम कठफोड़वा कहते हैं, लंबी सी इसकी चोंच होती है। एंड अ डियर और एक हिरन। कहाँ रहते थे? लिव्ड यानी रहते थे। पास्ट में स्टोरी है क्योंकि स्टोरी मोस्टली पास्ट में ही होती है। एज यानी रूप में या तरह, एज का मतलब पढ़ सकते हैं हम तरह या रूप में। क्लोज फ्रेंड्स यानी घनिष्ठ मित्र। कैसे फ्रेंड? घनिष्ठ मित्र। तो फ्रेंड आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और क्लोज आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, क्योंकि ये विशेषता बताता है फ्रेंड की। तो एक झील के पास, एक जंगल में, एक कछुआ, एक कठफोड़वा और एक हिरन घनिष्ठ मित्र की तरह रहते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर तब कंप्लीट होता है जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। यानी एक सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकालने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। इनके बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसमें तीन चीजें हैं, यानी टर्टस, वुडपेकर एंड अ डियर। तो ये जो तीन नाउन है ये तीनों सब्जेक्ट का काम करते हैं, और लिव्ड आपकी वर्ब है। तो आगे देखते हैं। वन डे अ हंटर फॉलोड देयर फुटप्रिंट्स एंड रीच्ड अ नियर बाई ट्री। तो वन डे यानी एक दिन, अ हंटर एक शिकारी, सब्जेक्ट हो गया। फॉलोड का मतलब है अनुसरण किया या पीछे गया, ये आपका वर्ब हो गया।
एक शिकारी पीछे गया या अनुसरण करते हुए गया। देयर फुटप्रिंट्स यानी उनके पद चिन्हों को, यानी पैरों के निशानों को। एंड रीच्ड और पहुंचा, डबल वर्ब, अ नियर बाई ट्री, एक पास के पेड़ पर, पेड़ के पास, यानी नियर बाई ट्री यानी समीप के पेड़ के पास। तो यहाँ पर जो नियर बाई है वो आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है पेड़ की, कौन सा पेड़, जो पास ही में था। यानी जब कोई चीज ज्यादा दूर नहीं होती है तो हम उसको नियर बाई कहते हैं। नियर बाई यानी पास ही के पेड़ के पास गया। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका एक ही है, सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर दो वर्ब है, एक फॉलोड और एक रीच्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों जो काम है, दोनों जो एक्शन है वो हंटर के ही द्वारा किए गए हैं। एक दिन एक शिकारी ने उनके पदचिन्हों का अनुसरण किया और एक पास ही के पेड़ के पास पहुंचा। He hung his net trap on the tree and went away to his hut. तो इसमें सब्जेक्ट हो गया ही, यानी उसने, और हंग यानी लटका दिया। ये हंग हैंग की सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है हैंग। तो हैंग की सेकंड फॉर्म है हंग। यहां पर मैं हैंग के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। हैंग के यूज दो तरह से किया जाता है। जब इनएनिमेट थिंग्स की बात होती है, यानी कि निर्जीव चीजों की बात होती है, तो हैंग की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हंग बनती है। लेकिन जब किसी इंसान को, यानी किसी सजीव चीज को लटकाने की बात होती है, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी हैंग्ड, यानी इस तरह से हैंग्ड, हंग नहीं होगी। फिर सेकंड भी हैंग्ड बनेगी और थर्ड भी यही हैंग्ड रहेगी। तो और ऐसा यूज कब किया जाता है? जब किसी को फांसी पर लटकाया जाता है तो वहां हैंग्ड होता है। जैसे कि आपने फिल्मों में या वैसे भी सुना होगा जज इसको, कि टू बी हैंग्ड टिल डेथ, यानी टू बी हैंग्ड यानी लटकाया जाए, टिल डेथ यानी फांसी की सजा के लिए। तो इस तरह से ही हंग, उसने लटका दिया, हिज नेट ट्रैप अपने जाल को, ऑन दैट ट्री पेड़ के ऊपर, एंड वेंट अवे और चला गया, टू हिज हट अपनी झोपड़ी में। उसने पेड़ के ऊपर अपने जाल को लटका दिया और झोपड़ी के पास चला गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर क्या है? आपका प्रेपोजिशन है, कुछ समय के बाद। द डियर पास्ड दैट वे एंड गॉट कॉट। यहां पर आपका सब्जेक्ट है डियर, यानी वो हिरन, जो, कौन सा हिरन? जिसकी हम ऊपर बात कर चुके हैं। क्योंकि जब हम किसी की बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक होता है, तो उसके पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। वो हिरन पास्ड यानी गुजरा, वर्ब हो गया, दैट वे उस रास्ते से, एंड गॉट कॉट और फंस गया। गॉट कॉट यानी फंस गया। तो गॉट कॉट क्यों लगाया है? जब जहां पर काम करने वाला और काम करवाने वाला, यानी दो चीजें होती है, तो वो आपकी एक पॉजिटिव फॉर्म बन जाती है, और पॉजिटिव फॉर्म में गॉट या हैव का यूज करके वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो गॉट कॉट यानी फंस गया। कुछ समय के बाद वो हिरन उस रास्ते से गुजरा और फंस गया। सेव मी, ही क्राइड। ही क्राइड यानी वो चिल्ला। देखो ये ही क्राइड, ये इतना सा है, बट ये अपने आप में एक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। और एक सेंटेंस के लिए शर्त क्या होती है? सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है, यही इसकी शर्त है। तो इस तरह से ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। वो चिल्लाया, कैसे चिल्लाया? सेव मी, मुझे बचा लो। तो क्या होता है फिर? Hearing his voice, the woodpecker and the tortoise reached there. Hearing his voice यानी उसकी आवाज को सुनकर। यहां पर बात हो रही है उसकी आवाज को, और हेयरिंग यानी सुनकर। ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? दो काम एक साथ होते हैं, और जिसमें दूसरा काम पहले काम की वजह से ही किया जाता है। यानी उसकी आवाज को सुनकर क्या किया? वुडपेकर यानी कठफोड़वा, एंड द टर्टस और कछुआ, रीच यानी पहुंचे देयर वहां पर। कठफोड़वा और कछुआ वहां पहुंचे, तो क्यों पहुंचे? उसकी आवाज को सुनकर। अगर उसकी आवाज नहीं सुनते तो वे वहां नहीं पहुंचते। तो ये एक प्रकार का एक सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तभी किया जाता है जब दो काम एक साथ किए जाते हैं और दूसरा काम पहले काम की वजह से होता है। अगर उसकी आवाज को वे नहीं सुनते तो वे वहां नहीं पहुंचते, क्योंकि वो वहां पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने उसकी आवाज को सुना है। द वुडपेकर said to the tortoise, friend, you have a set of strong teeth. Bite off this net. वुडपेकर यानी कठफोड़वा ने said कहा to the tortoise उस कछुए से। कठफोड़वे ने कहा, फ्रेंड दोस्त, you have तुम्हारे पास है। ये जो have है एक पोजीशन के रूप में यूज किया है। you have यानी पास है, तुम्हारे पास है। a set of strong
टीथ यानी अ सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ यानी मजबूत दांत। बाइट ऑफ यानी काट दो, काट कर अलग कर दो। बाइट यानी जब किसी भी मेन वर्ब के साथ ऑफ का यूज किया जाता है तो ऑफ का मतलब होता है जब एक चीज दूसरी चीज से अलग हो जाती है तो वहां ऑफ का यूज किया जाता है। बाइट ऑफ यानी काट कर अलग कर दो दिस नट इस जाल को। तो दोस्त, तुम्हारे पास मजबूत दांत है, इस जाल को काट दो। आई विल प्रिवेंट द हंटर फ्रॉम कमिंग दिस वे। आई विल प्रिवेंट यानी मैं रोकूंगा, सब्जेक्ट और ये दोनों वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मैं रोकूंगा द हंटर उस शिकारी को, फ्रॉम से, कमिंग यानी आने, दिस वे इस रास्ते, मैं उस शिकारी को इस रास्ते आने से रोकूंगा। तो प्रिवेंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका मतलब होता है रोकना। द टर्टल्स बिगेन टू नॉ, इसको हम पढ़ेंगे नॉ। एट द नेट, कछुए ने बिगेन शुरू कर दिया, टू नॉ ये आपका एक इन्फिनेटिव वर्ब है और इन्फिनेटिव का जो इन्फिनेटिव होता है उसका यूज किसी पर्पस के लिए किया जाता है। उसने शुरू किया, क्या शुरू किया? काटना। एट द नेट यानी जाल को काटना उसने शुरू कर दिया। द वुड पेकर फ्लू टूवर्ड्स द हर्ट ऑफ द हंटर टू प्ले हिज पार्ट। तो कटफोड़वा, फ्लू यानी उड़कर गया, ये फिलाई की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फिलाई होती है फर्स्ट फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में फ्लू यानी उड़कर गया, टूवर्ड्स तरफ, द हट झोपड़ी की, ऑफ द हंटर उस शिकारी की। क्यों गया? टू प्ले यानी निभाने के लिए, हिज पार्ट का मतलब होता है अपना किरदार, यानी जो उसके हिस्से में जो जिम्मेदारी आ रही थी, यानी अपनी जिम्मेदारी को या फिर अपने किरदार को निभाने के लिए शिकारी की झोपड़ी की तरफ उड़कर गया। ये टूवर्ड्स है, एक प्रीपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखाता है, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में। और टूवर्ड्स का यूज हमेशा किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। तो इन द मीन टाइम यानी उसी बीच में, द हंटर ऑल्सो हर्ड द क्राइज ऑफ, और आगे होगा द डियर यानी हिरन। द हंटर शिकारी ने ऑल्सो भी हर्ड सुना, क्या सुना? द क्राइज यानी चीखने की आवाजें। किसको सुना? चीखने की आवाजें ऑफ द डियर यानी हिरन की। उसी बीच में शिकारी ने हिरन के चीखने की आवाजों को भी सुना। एंड अंडरस्टूड दैट ही हैड बीन कॉट इन द ट्रैप। एंड अंडरस्टूड और समझ गया, ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है समझ गया। अगर अंडरस्टैंड होता तो उसका मतलब होता समझ जाते हैं। दैट यानी कि, ही वो, हैड बीन कॉट यानी फंस चुका है। यहाँ पर जो आपका ये पार्ट है, ये सेंटेंस है, ये आपका पैसिव वॉइस में है और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। कैसे पहचाना हमने? क्योंकि हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इन द ट्रैप जाल में, और वो समझ गया कि वो जाल में फंस गया था या फंस चुका था। ही केम आउट ऑफ द हट एंड रस्ड टुवर्ड द ट्री। ही वो केम आउट यानी बाहर आया, केम आउट का मतलब बाहर आना होता है, सेकंड फॉर्म में बाहर आया। ऑफ द हट झोपड़ी के, एंड रश्ड और तेजी से दौड़ा। रश एक होता है रैन, एक होता है रश्ड। तो रश जब बहुत तेज दौड़ते हैं तो रश्ड टुवर्ड्स तरफ द ट्री पेड़ की, और पेड़ की तरफ तेजी से दौड़ा। हाउएवर द वुडपेकर बिगेन टू अटैक द हंटर बाय पेकिंग ऑन हिज हेड। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, द वुडपेकर कटफोड़वे ने बिगेन टू अटैक हमला शुरू कर दिया, द हंटर शिकारी पर, बाई पेकिंग का मतलब होता है चोंच मारकर, ऑन हिज हेड उसके सिर पर। तो किस तरह से? बाई पेकिंग। तो जब कोई कर यानी हिंदी में जब किसी चीज का सेंस आता है मार कर, खेल कर, उठा कर, पकड़ कर, तो वहां पर बाई प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। बाई पेकिंग यानी चोंच मारकर, ऑन हिज हेड उसके सिर पर। हालांकि कटफोड़वे ने उसके सिर पर चोंच मारकर अटैक करना यानी हमला करना शुरू कर दिया। द हंटर escaped बाई एंटरिंग हिज हट अगेन। द हंटर शिकारी escape यानी बचकर निकल गया। तो escape होता बचकर भागने को escape कहते हैं। बाई एंटरिंग यानी प्रवेश करके, हिज हट अपनी झोपड़ी में, अगेन दोबारा, यानी शिकारी जो था दोबारा अपनी झोपड़ी में प्रवेश करके बच गया। द हंटर क्लेवरली केम आउट ऑफ द हट फ्रॉम द बैक डोर एंड क्विकली मूव्ड टुवर्ड्स द ट्री। द हंटर शिकारी, क्लेवरली का मतलब है चालाकी से। यहां पर ये पार्ट है आपका एडवर्ब, क्योंकि ये विशेषता किसी नाउन या प्रोनाउन की नहीं बताता है, बल्कि ये विशेषता बताता है केम आउट की। बाहर आया, कैसे आया? चालाकी से। जब कोई भी वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताए, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे, तो वो होता है आपका एडवर्ब। यानी बाहर आया, कैसे आया? चालाकी से। तो इसका रिलेशन इससे है, तो इसीलिए ये एडवर्ब है।
ऑफ द हट झोपड़ी के, फ्रॉम द बैक डोर यानी पिछले दरवाजे से, एंड क्विकली यहाँ पर भी ये एडवर्ब और जल्दी से मूव्ड चला गया। और इसकी एक पहचान ये भी होती है, लास्ट में एल वाई लगा होता है ज्यादातर, यानी जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, तरीका बताने वाला, तो वो उसके लास्ट में एल वाई लिखा होगा। जल्दी से चला गया, टूवर्ड्स तरफ द ट्री पेड़ की। शिकारी चालाकी से पिछले दरवाजे से झोपड़ी के बाहर आया और जल्दी से पेड़ की तरफ चला गया। टू वर्ड का यूज काफी बार हो चुका है, आप समझ गए होंगे टू वर्ड का यूज कब करते हैं। दिशा बताने के लिए जब हम किसी की तरफ जाते हैं तो टू वर्ड लगाते हैं। द वुड पेकर हैड ऑलरेडी रीच्ड नियर द ट्री। द वुड पेकर कटफोड़वा हैड ऑलरेडी पहले से ही, ये भी आपका एडवर्ब है, टाइम दिखा रहा है ना, पहले से ही, हैड रीच्ड पहुंच चुका था, थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट टेंस से, चुका था पढ़ेंगे हम इसको। नियर पास में, द ट्री पेड़ के, ये आपका प्रेपोजिशन है। कटफोड़वा पेड़ के पास पहले से ही पहुंच चुका था। ही नोटिस्ड दैट द टर्टल्स हैड डन हिज वर्क। उसने देखा, ही नोटिस्ड उसने देखा, यहाँ पर ये इतना पार्ट सेंटेंस है, और दैट जो है एक कनेक्टर का काम करता है जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं, जोड़ने का काम करता है दो क्लाउजेस को। और द टर्टल्स, कछुआ, हैड डन यानी कर चुका था, हिज वर्क अपना काम। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, जब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाते हैं क्लाउज, उनको हम फिर क्लाउज कहते हैं। तो ही नोटिस्ड उसने देखा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अपने आप में एक सेंटेंस है। क्या देखा कि कछुआ अपना काम कर चुका था, अपने आप में ये भी एक सेंटेंस है। दैट के द्वारा दोनों को कनेक्ट किया गया है, तो इस तरह से इसका मतलब उसने देखा कि कछुआ अपना काम कर चुका था। ही सेड, उसने कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, क्विकली रन अवे। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, बिल्कुल भाग जाना, रुकना नहीं। और क्विकली यानी जल्दी से भाग चलो। द हंटर विल बी हेयर इन नो टाइम, ये आपका एक फ्रेज है, इन नो टाइम, इसका मतलब होता है जल्दी ही। तो द हंटर शिकारी विल बी हियर आ जाएगा, विल बी हियर यानी यहां आ जाएगा, इन नो टाइम जल्दी ही शिकारी यहां आ जाएगा। अपॉन हियरिंग द वार्निंग द डियर ran away but the tortoise was caught by the hunter। अपॉन हियरिंग यानी सुनकर, द वार्निंग यानी चेतावनी को, द डियर हिरन ran away भाग गया। तो यहां पर भी आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी चेतावनी को सुनकर हिरन भाग गया। अगर वो चेतावनी नहीं देता तो हिरन नहीं भागता। बट लेकिन द टर्टस कछुआ वॉज कॉट यानी पकड़ा गया, बाय द हंटर शिकारी के द्वारा कछुए को पकड़ लिया गया। ये आपका पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है ये, क्योंकि इसमें वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आई हो, और किसी भी बी क्रिया के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस में होता क्या है, जो सब्जेक्ट होता है वो आपका एक ऑब्जेक्ट होता है असल में, और सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। द हंटर पुट द टर्टस इन हिज बैग एंड सेड, इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट द डियर हैज रन अवे। द हंटर शिकारी ने पुट रख लिया द टर्टस कछुए को। पुट जो है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो तीनों सेम होती है। पुट यानी रख लिया, द टर्टस कछुए को, इन हिज बैग अपने बैग के अंदर, एंड सेड और कहा, क्या कहा, इट्स बिकॉज ऑफ यू यानी ये तुम्हारे कारण हुआ। बिकॉज के साथ जब ऑफ आता है तो इसका मतलब होता है के कारण या की वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दैट की द डियर हिरन हैज रन अवे भाग गया है, कि हिरन भाग गया है, तो ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हैज रन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नाउ अब, आई शैल किल मैं मारूंगा, एंड देन और तब, ईट यू तुमको खाऊंगा, यानी मैं तुमको मारूंगा और तब तुमको खा लूंगा। द डियर रियलाइज्ड दैट हिज फ्रेंड टर्टस हैड बीन कॉट बिकॉज ऑफ हिम। द डियर यानी हिरन ने, रियलाइज यानी एहसास हुआ, हिरन ने एहसास किया। रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, यानी अपनी गलती को समझना, कोई भी बात को समझना रियलाइज करना होता है। दैट यानी कि, फिर से ये जो दैट है कनेक्टर का काम करता है, यानी एक कंजंक्शन है। हिज फ्रेंड उसका दोस्त, कौन सा दोस्त, टर्टस यानी कछुआ, हैड बीन कॉट यानी पकड़ा गया है, पैसिव वॉइस है, हैड बीन कॉट पकड़ा गया है, बिकॉज ऑफ हिम यानी उसके कारण। टू सेव हिज फ्रेंड्स लाइफ ही क्रॉस्ड द पाथ ऑफ द हंटर, इन टू सेव बचाने के लिए, हिज फ्रेंड्स लाइफ अपने दोस्त का जीवन, यहाँ पर जो एस है अपोस्ट्रोफी एस है, जिसका यूज काकी के सेंस में करते हैं, और इसका यूज जो है ना सजीव चीजों के साथ किया जाता है, यानी अपने दोस्त के जीवन को बचाने के लिए ही उसने क्रॉस पार किया द पाथ, रास्ता।
ऑफ द हंटर, शिकारी का, यानी उसने शिकारी का रास्ता पार किया, यानी उसका सामना किया। ऑन सीइंग द डियर द हंटर ड्रॉप द बैग एंड रैन आफ्टर द डियर। ऑन सीइंग, देखकर, द डियर, हिरन को, द हंटर, शिकारी ने, ड्रॉप यानी रख दिया। ड्रॉप का यूज तब करते हैं जब कोई चीज हमारे हाथ में है और हमने उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसको ड्रॉप कहते हैं। एक होता है पुट, यानी किसी चीज को उठाकर रखना, और ड्रॉप का मतलब है हाथ में जो चीज है उसको ऐसे ही छोड़ देना। ड्रॉप यानी छोड़ दिया, द बैग, थैले को, एंड रैन आफ्टर, पीछे दौड़ा, द डियर, उस हिरन के। हिरन को देखकर शिकारी ने अपने बैग को नीचे छोड़ दिया और उस हिरन के पीछे दौड़ा। द डियर रैन टुवर्ड्स हिज ओल्ड ड्वेलिंग प्लेस एंड द हंटर परस्यूड हिम। द डियर यानी हिरन, रैन दौड़ा, टुवर्ड्स तरफ, हिज अपने, ओल्ड ड्वेलिंग प्लेस यानी अपने पुराने निवास स्थान। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है निवास स्थान, जिस जगह वो पहले रहता था। तो हिरन अपने पुराने निवास स्थान की तरफ दौड़ा, एंड द हंटर, और शिकारी, परस्यूड, पीछा किया या पीछे गया, हिम, उसके, और शिकारी उसके पीछे गया। द डियर रैन फास्ट एंड एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस। एंटर के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। द डियर, हिरन, रैन, दौड़ा, फास्ट, तेज, हिरन तेज दौड़ा, तो यहाँ फास्ट क्या है, एक एडवर्ब है। एंड एंटर्ड, और प्रवेश किया, हिज ड्वेलिंग प्लेस, अपने घर में यानी अपने निवास स्थान में प्रवेश किया। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, द हंटर रीच देयर बट ही कुड नॉट फाइंड द डियर। अ लिटिल लेटर यानी थोड़ी देर बाद, द हंटर, शिकारी, रीच्ड यानी पहुंचा, देयर वहां, बट लेकिन, बट भी ये कंजंक्शन है। कुड नॉट फाइंड यानी नहीं ढूंढ सका, द डियर, हिरन को, और हिरन को वो ढूंढ नहीं सका। ही लॉस्ट, वो खो गया, यानी वो भूल गया हिज भी अपना रास्ता, और वो अपना रास्ता भूल गया। द डियर केम आउट फ्रॉम द अदर एग्जिट एंड रीच्ड द प्लेस वेयर द बैग वॉज लाइंग। द डियर, वो हिरन, केम आउट, बाहर आया, फ्रॉम से, यहाँ पर जो आउट है वो केम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, बाहर आया, फ्रॉम से। द अदर एग्जिट यानी दूसरे दरवाजे से, एग्जिट कहते हैं दरवाजे को। एंड रीच्ड, और पहुंचा, द प्लेस, उस जगह, वेयर, जहां, उस जगह जहां, ये वेयर किसके लिए बोला है, उस जगह के लिए बोला गया है जहां द बैग वॉज लाइंग यानी बैग पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, कहने को ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बट यहाँ पर जो लाइंग है वो आपका सिर्फ एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि हालत बताता है उस बैग की, बैग पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है बल्कि सिर्फ कंडीशन बताई जा रही है उस बैग की, बैग पड़ा हुआ था। ही सेट द टर्टल्स फ्री, तो यहाँ पर जो सेट है इसको हम पढ़ेंगे फ्री के साथ, क्योंकि सेट फ्री एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है आजाद कर देना या छोड़ देना। उसने सेट फ्री यानी आजाद कर दिया द टर्टल्स, कछुए को। दिस वॉज हाउ, ये आपका एक फ्रेज है, दिस वॉज हाउ, जिसका मतलब होता है इस तरह से। ऑल द थ्री फ्रेंड्स यानी सभी तीनों दोस्त, सेफली यानी सुरक्षित रूप से, स्केप्ड बच गए, द हंटर्स ट्रैप यानी शिकारी के जाल से सुरक्षित रूप से तीनों दोस्त बच गए। द थ्री ऑफ देम यानी तीनों, थ्री ऑफ देम यानी तीनों की बात हो रही, तीनों ने, प्रूव्ड साबित किया, टू बी ट्रू फ्रेंड्स यानी सच्चे मित्र होने को उन्होंने साबित कर दिया, कि सच्चे मित्र कैसे होते हैं ये उन्होंने दिखा दिया है। बात करते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल क्या है, क्या इससे हमें सीखने को मिलता है। ट्रू फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, सच्चे दोस्त आर इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं लाइफ, जीवन में, यानी जो सच्चे दोस्त होते हैं वो जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो झूठे मक्कार दोस्त होते हैं वो तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ट्रू फ्रेंड्स इज हार्ड, मतलब बहुत ही मुश्किल है टू फाइंड, ढूंढना। दे हेल्प यू व्हेन यू आर इन नीड, वे मदद करेंगे तुम्हारी, व्हेन, जब, यू आर इन नीड, तुम जब जरूरत में होगे, यानी जब जब तुमको जरूरत होगी तो वे तुम्हारी मदद करेंगे। तो गाइज इस स्टोरी में आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर इसमें कोई भी आपको कुछ कमी नजर आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ताकि मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।